स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारे फर्स्ट चैप्टर के आखिरी टॉपिक्स होंगे और ये आखिरी क्लास होगी। तो आज के टॉपिक में हमें 3 टॉपिक्स कवर करने हैं और वो 3 टॉपिक्स कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, दूसरा है रिस्क ऑफ बिजनेस और तीसरा जो आखिरी टॉपिक होगा वो फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इफेक्ट करते हैं, हमें ध्यान देना चाहिए। तो चलिए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आप एक ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं, माइंडसेट लेके चलते हैं कि हमने ये बिजनेस शुरू किया है तो इसका ये ऑब्जेक्टिव है, हमें इस बिजनेस को शुरू करने से हमें ये टारगेट है, ये अचीव करना है। तो 2 तरह के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं एक बिजनेस में, एक हो सकता है इकोनॉमिक और दूसरा हो सकता है सोशल। अब जैसे कि मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में बताया था, आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपका मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना। अब आप सिर्फ इसलिए बिजनेस तो नहीं करेंगे ना कि क्या कहते हैं आपके खुशी मिलती है आपको उस चीज से इसलिए आपने वो काम करा, आप चाहोगे कि उसको करने से आपको पैसा भी मिले। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पहला कि आपको उससे पैसा मिल रहा है, यू आर अर्निंग प्रॉफिट। चलिए दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं इकोनॉमिक में, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। अब कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि हमें तो पैसा कमाना है, चाहे कस्टमर अगली बार आए या ना आए हमें फर्क नहीं पड़ता। बट कई बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो टारगेट करते हैं कि हम पैसा तो कमा रहे हैं साथ साथ कस्टमर्स को भी रिटेन कर पाए। हमने एक बार कस्टमर को कोई चीज सेल करी तो कस्टमर दोबारा आए, उसे हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है आईफोन या कोई भी और मोबाइल फोन, सैमसंग। तो हमने एक बार वो चीज यूज कर ली तो हम बार बार वही फोन लेना पसंद करेंगे, किसी और कंपनी का लेना पसंद नहीं करेंगे। जनरली हम सब ने भी देखा है, जो एक बार आईफोन यूज कर लेता है तो उसको पसंद आ जाता है, उसे और कोई फोन इतनी जल्दी अच्छा लगता नहीं है। तो एप्पल ने क्या करा, कस्टमर्स क्रिएट करे प्रॉफिट के साथ साथ। ये हमारा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं इकोनॉमिक में क्या आता है, इनोवेशन। अब आज की डेट में हर एक चीज बहुत जल्दी बदल रही है, टेक्नोलॉजी ग्रोइंग है, मार्केट कंडीशन स्टेबल नहीं है, तो हर एक कंपनी को अपने साथ साथ इनोवेट करना पड़ेगा टाइम के साथ साथ, ताकि वो मार्केट में बनी रहे, अपनी पोजीशन को बना के रखे। इसका बेस्ट एग्जांपल एक और देखते हैं, कोविड के टाइम पे सब चीजें ऑनलाइन आ गई, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा चेंज हो गया, पढ़ाने का तरीका ऑनलाइन हो गया, क्लासेस हमारी ऑनलाइन आने लग गई अलग अलग ऐप्स के थ्रू। तो क्या हुआ, इनोवेट हुई है चीजें, पुराने तरीकों पे नहीं रह गया। ऐसी शॉपिंग के टाइम पे पहले लोग शॉप्स पे जाना पसंद करते थे, अब क्या करते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किसी भी साइट पे देखा, पसंद किया, ऑर्डर कर लिया। तो वो क्या हुआ, इनोवेट हुई चीजें, एक ही जगह पे हमने स्टेबल नहीं रखा, तो वो हो गया इनोवेशन। अच्छा, इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर कंपनी चीजों को इनोवेट नहीं करेंगी, टाइम के साथ साथ नहीं बढ़ेंगी, तो वो मार्केट में स्टेबल नहीं होंगी, मार्केट में ग्रो नहीं कर पाएंगी। जैसे कि देखा था हमने, नोकिया एक टाइम पे बहुत बड़ा था बट वो मार्केट के साथ चल नहीं पाया, नई टेक्नोलॉजी अडैप्ट नहीं कर पाया, तो वो डूब गया। क्यों? क्योंकि वो इनोवेट नहीं कर पाया। चलिए ये तो हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव। अब जो इकोनॉमिक का जो चौथा ऑब्जेक्टिव आता है वो क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हमारे पास, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि रिसोर्सेज तो बहुत कम है, अब उन रिसोर्सेज के यूज भी बहुत सारे होते हैं। तो अब जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं तो हमें उनको ऑप्टिमम यूज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रिसोर्सेज को वेस्ट करें एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम कम से कम रिसोर्स यूज करें, वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का भी बने और हमें प्रॉफिट भी दे, उससे नुकसान ना हो हमें कोई भी। तो ये था हमारा आखिरी ऑब्जेक्टिव, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इकोनॉमिक के अंदर। चलिए ये तो हमारे हो गई इकोनॉमिक की बात। अब आते हैं सोशल। अब जो रिसोर्सेज थे हमें कहाँ से मिले हैं, सोसाइटी से मिले हैं। तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस का सोसाइटी के प्रति भी कोई ना कोई रोल होता होगा, उसके लिए भी कुछ ड्यूटीज होती होंगी जो बिजनेस को फुलफिल करनी होती होंगी सोसाइटीज के लिए। तो चलिए वो जो रोल है, वो जो ड्यूटीज हैं, उनको देखते हैं कि वो क्या इंक्लूड करती हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव है हमारा फेयर ट्रेड। अब आप एज अ कस्टमर यही चाहेंगे ना कि जो भी बिजनेस ट्रेड कर रहा है वो सही तरीके से हो रहा हो, उसमें कोई चीटिंग ना हो रही हो, कोई आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज ना कर रहे हो, जो इतने चीज़ की वर्थ है उतने ही आपसे पैसे मिले आपको, उतने ही आप पैसे दें। तो हर एक बिजनेस को कोशिश करनी है कि जो वो बिजनेस कर रहे हैं फेयर ट्रेड हो, उसमें कोई भी तरह की चीटिंग ना हो। ठीक है भाई। अब देखते हैं कि बिजनेस का अगला ऑब्जेक्टिव क्या रहता है सोसाइटी के लिए, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एक बिजनेस सोसाइटी में काम कर रहा है तो उसका ये भी टारगेट होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आए। मान लीजिए, और ये लाते भी हैं, मान लीजिए किसी एक गांव में जाके एक फैक्ट्री सेटअप हुई। अब जब वो फैक्ट्री सेटअप होगी, उस फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए बहुत सारे लेबर लगी होगी सेटअप करने के लिए, बनाने के लिए, और फिर जो उस फैक्ट्री में काम करेंगे उसके लिए मैन पावर चाहिए। तो यहाँ पे क्या उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है
कि वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके पास जॉब नहीं थी। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का कि आप ऐसा काम करें कि सोसाइटी में जॉब्स भी क्रिएट हों, आपको फायदा भी हो रहा है और सोसाइटी को भी फायदा हो रहा है कि लोगों के पास पैसे आ रहे हैं कमाने के लिए। चलिए ठीक है, आप तीसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को आप यहाँ क्रिएशन ऑफ कस्टमर से भी लिंक कर सकते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, अगर कोई क्वालिटी है वो खराब है तो आप दूसरे को उसको क्यों लेंगे? ऑब्वियसली बात है, आपने एक बार उसको यूज़ करा, आपको वो क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, आप कहेंगे मुझे इसी प्राइस में दूसरी चीज़ दिखा दें, मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। उधर ही अगर एक प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो ऑब्वियसली बात है कस्टमर दोबारा से आएगा उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, क्योंकि वो कहेगा कि भाई मुझे तो इसकी क्वालिटी अच्छी लगी है तो मुझे यही प्रोडक्ट दे दे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करी तो कस्टमर भी क्रिएट हो गए कि भाई दोबारा कस्टमर आएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल हम सब ने देख रखा होगा अपने बचपन में कि टपरवेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी कहलाती थी और अब भी है ही प्लास्टिक्स में। तो हमारे घर में सब में हमारी जो मम्मियाँ होती थी वो कहती थी कि भाई टपरवेयर का प्लास्टिक है, ये काफ़ी अच्छा है, तो ये चीज़ गुम भी नहीं होनी चाहिए। और वापस हम कुछ खरीदने जाते हुए तो क्या चलिए हमें टपरवेयर का आइटम दिखा दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वालिटी भी मेंटेन कर रखी थी, जिस वजह से उनके कस्टमर्स क्रिएट हो चुके थे मार्केट में। ये एग्जाम्पल था। चलिए अब देखते हैं कि अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। जैसे मैंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हुई लेकिन साथ साथ एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर का भी ध्यान रखना है, उनकी नीड्स, उनके रिक्वायरमेंट्स, उनको भी साथ साथ फुलफिल करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट कर दी बट किसी एम्प्लॉय को कोई दिक्कत आ रही है आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ को कोई दिक्कत आ रही है, कोई इशू है, तो आपको कोशिश करनी है कि उनकी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो साथ साथ आप रिमूव करें। अगर रिमूव नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस इफेक्ट करेगा, तो उसका भी ध्यान रखना होता है। अब ऐसे ही आते हैं वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अब आपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के बारे में सोचा, उनकी इश्यूज़ को, उनकी प्रॉब्लम्स को रिमूव कराया, उनकी समस्याओं को सुना। अब सोसाइटी के बारे में भी सोचना होता है। सोसाइटी के बारे में कोई कैसे सोच सकता है ये बताइए। सोसाइटी के बारे में सोचने का तरीका ये है कि आप जब बिजनेस कर रहे हैं आपको ये कोशिश करनी है कि उससे पोल्यूशन ना हो सोसाइटी में, उससे करप्शन ना आ रहा हो, आप कोई चीटिंग ना कर रहे हो, जैसे फेयर ट्रेड मैंने आपको बताया था, और सोसाइटी में कोई भी हार्म ना हो रहा हो। आपने फैक्ट्री सब करनी है तो उसके लिए अगर ट्रीज कट हो रहे हैं तो आप जितने ट्रीज कट करें कोशिश कर सकते हैं कि उतने ट्रीज आप वापस दोबारा से कहीं लगाएं। तो आपको ध्यान रखना है कि सोसाइटी में भी बेनिफिट हो रहा है, सिर्फ बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा बट सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा आपके बिजनेस से। ऐसी प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अब ये भी यही चीज़ होगी कि आपको एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है, वो आप कैसे करेंगे? ध्यान रखिए कि पोल्यूशन ना हो किसी भी तरीके का, एयर पोल्यूशन, साउंड, नॉइज, कोई भी पेड़ काटते हैं तो उनको लगाएं ताकि ग्रीनरी बनी रहे, डिफॉरेस्टेशन ना हो। तो ये सब था। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस में। ये मैंने आपको एज अ फ्लो चार्ट बना के दे दिया। अगर आप इसको अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो आप बहुत एक कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसमें क्या दे रखा है, क्योंकि उसमें ऐसे ही पॉइंट्स दे रखे हैं, डिवाइड नहीं कर रखा। बट अगर आप एग्जाम में इसको ऐसे बनाकर आएंगे, इसको ऐसे याद करेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा कि क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए, हमने पहला टॉपिक तो कवर कर लिया आज की वीडियो का। अब देखते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो किसकी बात करता है। तो जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है रिस्क ऑफ बिजनेस। ये एक बिजनेस को करने में क्या रिस्क होता है, होता भी है या नहीं। तो हमने पहली या दूसरी वीडियो में देखा था कि कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं चल सकता। हमें नहीं पता वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, उसमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले एक उस बिजनेस में रिस्क जरूर होगा, चाहे वो छोटा रिस्क हो चाहे वो बड़ा, बट रिस्क जरूर होगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि बिजनेस में क्या है कि ग्रेटर रिस्क है, रिस्क ज्यादा है, ग्रेटर रिवॉर्ड। यानी कि जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। चलिए अब देखते हैं कि बिजनेस कहता क्या है। बिजनेस होता क्या है? इनएडिक्वेट प्रॉफिट या लॉस। हमें नहीं पता, हद से ज्यादा प्रॉफिट्स हो जाएंगे या हद से ज्यादा लॉसेस हो जाएंगे। क्यों? ड्यू टू अनसर्टेनिटी एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। कोई भी ऐसी काम होगा, जो घटना हो गई जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था लेकिन वो हो गया, उसकी वजह से हमें फायदा भी मिल गया या उससे हमें नुकसान हो गया। मान लो फ्लड्स आ गए, तो फ्लड्स के से हमें नुकसान हो गया। हमने सोचा तो नहीं था कि फ्लड्स आएंगे बट वो आ गए, उससे हमें काफ़ी नुकसान हो गया। अब मान लेते हैं आप
किसी ऐसी चीज में बिजनेस करते हैं जिस चीज की डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई है मार्केट में, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स होने लग गए आपको, तो वो भी एक तरीके का माइनस रिस्क है कि हम प्रॉफिट सबसे ज्यादा होने लग गए। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स भी है, लॉसेस भी है, तो ये होता है हमारा बिजनेस रिस्क। अब देखते हैं कि बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है। तो बिजनेस रिस्क जो हमारे वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्पेक्युलेटिव और एक होता है प्योर। अब स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होता है? स्पेक्युलेटिव रिस्क वो रिस्क है जो टोटली मार्केट कंडीशंस की वजह से है, मार्केट की वजह से। अब सोच सकते हैं कि मार्केट की वजह से कैसा रिस्क हो सकता है। मार्केट की वजह से रिस्क हो गया आपका चेंजिंग टेक्नोलॉजी। कोविड के समय देखा ही है कि रिस्क बहुत था, कैसे ऑफलाइन से चीजें ऑनलाइन में शिफ्ट हुई हैं। सब चीजें जो पहले ऑनलाइन थी, ऑनलाइन नहीं थी, वो अब ऑनलाइन हो गई। सोचा नहीं था कि ये काम भी हम ऑनलाइन कर पाएंगे, वो भी हम कर पा रहे हैं, वो भी एक तरह का रिस्क ही था। या इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है या नहीं है, वो भी एक तरीके का रिस्क है। तो जो भी रिस्क मार्केट की वजह से आ रही हैं वो हमारे होते हैं स्पेक्युलेटिव रिस्क। अब प्योर रिस्क कौन सा होता है? प्योर रिस्क वो रिस्क होते हैं जो एक बिजनेस को हो सकते हैं, लाइक थेफ्ट हो गया बिजनेस में, फायर लग गई, स्ट्राइक हो गई, जो विद इन दी कंपनी है, विद इन दी बिजनेस है, उसको विद इन दी बिजनेस ऐसा इफेक्ट करेंगे सिर्फ उसी बिजनेस को। जैसे कि फायर लगी तो वो किसी एक ही बिजनेस में लगी होगी, उसी पर्टिकुलर बिजनेस को, उसी पर्टिकुलर कंपनी को इफेक्ट करेगी। वो फायर चोरी हुई है तो वो भी पर्टिकुलर उसी बिजनेस को इफेक्ट करेगी जिस कंपनी में चोरी हुई है, तो वो होता है प्योर रिस्क। अब स्पेक्युलेटिव रिस्क में क्या सीन है? उसमें हमें प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं या लॉस भी हो सकता है। अब हमने बताया टेक्नोलॉजी है, जैसे ही वो ऑनलाइन सब शिफ्ट हुआ तो जो ऑफलाइन थे उन बिजनेस को लॉस होने लग गया, और जो बिजनेस ऑनलाइन नहीं थे वो ऑनलाइन हो गए तो उनको फायदा होने लग गया। तो लॉसेस भी हैं, प्रॉफिट्स भी हैं स्पेक्युलेटिव में। लेकिन जो प्योर रिस्क है उसमें हमें लॉस हो सकता है बट प्रॉफिट कभी नहीं होगा। क्यों? चोरी हो गई, लॉस ही है ना। मान लो आपने इंश्योरेंस करवा भी रखा है, थोड़ा सा रिकवर हो गया, बट ये तो है कि उसमें आपको कोई प्रॉफिट तो नहीं हो रहा ना। तो बस वही है कि प्योर रिस्क में प्रॉफिट कभी नहीं होगा, लेकिन स्पेक्युलेटिव में आपको प्रॉफिट भी हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन चल रही है उसमें मार्केट की। ये तो बात हुई कि कितने तरीके के रिस्क होते हैं। अब अगली बात देखते हैं कि जो रिस्क का नेचर है वो क्या होता है। रिस्क का नेचर क्या है? अनसर्टेन। मैंने आपको बताया एक बिजनेस है वो अनसर्टेन है, हमें नहीं पता चलेगा नहीं चलेगा, कस्टमर्स को वो चीज पसंद आएगी नहीं आएगी, तो वो एक अनसर्टेन चीज है। चलिए अब एसेंशियल पार्ट है। अब हमें ये भी मैंने आपको बताया कि कोई भी बिजनेस जो है उसमें रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिना रिस्क के बिजनेस चल ही नहीं सकता। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा, उतना ही ज्यादा उसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा। अब डिपेंड ऑन दी साइज। अब बिजनेस में रिस्क कितना है वो डिपेंड करेगा कि बिजनेस का साइज क्या है। मान लो अगर आपका छोटा बिजनेस है, आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका जो लॉस होगा, नुकसान होने का रिस्क के चांस है वो भी छोटे लेवल पे है। अब बहुत बड़े लेवल पे अगली बार इंडस्ट्री लगा रहे हैं बहुत बड़ी, तो अब वो सेटअप होगी, कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट्स पसंद आएंगे, बड़े लेवल पे नहीं आएंगे, उतना ही बड़ा आपके रिस्क है। आपको नहीं पता, आपका बहुत पैसा लगा हुआ है, बहुत सारी अलग अलग चीजें लगी हुई हैं, आपका नहीं पता कि वो चले ना चले, उतना ही बड़ा रिस्क हो जाएगा। छोटी कंपनी है, आपने घर के पास ही कोई दुकान शुरू करी है, छोटी सी है, मान लो आपने एक शॉप शुरू करी है क्लोथ्स की, चल गई तो ठीक है, नहीं चली तो काफी कम रिस्क है, थोड़ा सा नुकसान होगा जितना भी होगा। मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खोलते हैं क्लोथ्स का, गारमेंट्स का मैन्युफैक्चर करने की सोचते हैं, बहुत बड़ी कंपनी खोल रहे हैं, नहीं चला, बहुत ज्यादा रिस्क है। तो छोटा है, छोटा रिस्क, बड़ा है, ज्यादा रिस्क। अब प्रॉफिट इज रिवार्ड ऑफ रिस्क, यही मैंने यहाँ पे बताया, यही मैंने आपको पहले बताया बिजनेस रिस्क में कि जितना बड़ा रिस्क उतना ज्यादा मुनाफा, जितना छोटा रिस्क उतना कम मुनाफा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कितने हिम्मत रखते हैं, कितना ज्यादा रिस्क उठाने की आप में कैपेबिलिटीज है, आप उठा सकते हैं रिस्क तो बड़ा बिजनेस, नहीं आपको लगता है छोटे से शुरू करना चाहिए, छोटा बिजनेस शुरू कर लीजिए। ये था कि इसका नेचर क्या होता है। अब देखते हैं कि रिस्क जो है वो आता क्यों है, रिस्क आने के कारण क्या हो सकते हैं, कि कॉजेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहला कारण, सबसे पहला कॉज क्या है? नेचुरल। अब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई जो नेचुरल है, नेचर के हाथ में, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे मार्केट में भी और पहले भी फ्लड्स आ गए, आपके हाथ में कुछ नहीं था, आपका सारा जो भी स्टोरेज का सामान था, जो भी आपने सामान रख रखा था, खरीद रखा था, नुकसान हो गया। आप कुछ कर सकते हैं फ्लड्स के केस में? कुछ नहीं कर सकते। डैमेज है,
बिजनेस रिस्क है वो भी। और क्या हो सकते हैं, आग लग गई वो भी रिस्क है, अर्थक्वेक आ गया, एक तरीके से आपकी प्रॉपर्टी थी वो डैमेज हो गई वो भी रिस्क है। तो ये सब जो भी है वो नेचुरल है, जैसे फायर हो गया एग्जाम्पल, अर्थक्वेक आ गया, जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो हमारे हो गए नेचुरल। तो अब इकोनॉमिक रिस्क क्या है, इकोनॉमिक रिस्क वो हो गए जो इकोनॉमी की सोसाइटी की वजह से रिस्क आ रहे हैं। मान लीजिए पॉलिटिकल सिस्टम में कोई चेंजेस आ रहे हैं, डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, वो हमारे इकोनॉमिक रिस्क हो गई। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो वो इकोनॉमिक हो गया। अब देखते हैं कि ह्यूमन रिस्क क्या है। ह्यूमन रिस्क भी एक तरीके से हो गया कि स्ट्राइक हो गई, एम्प्लॉयज ने, कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, एम्प्लॉय ने आपके ऊपर केस कर दिया कंपनी के ऊपर, ऐसे किसी भी तरीके से वो जो भी है वो ह्यूमन रिस्क है। स्ट्राइक होना, एम्प्लॉयज का लीव कर जाना, तो ये ह्यूमन के जैसे हैं। तो ये तो तीन हो गए। अब तो फिर अदर्स रिस्क में क्या आता है, एक कैटेगरी और है अदर्स। तो जो भी तरीके का रिस्क जो भी इन तीनों में कवर नहीं हुआ, नेचुरल में, इकोनॉमिक में, ह्यूमन में, वो हमारा चला जाता है अदर्स में। जैसे कि इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हो गया, मार्केट में डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो वो भी एक तरीका रिस्क जो इंटरनेशनल में काम कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा अदर्स रिस्क। तो आई होप इसके बाद जो हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट था रिस्क ऑफ बिजनेस, वो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी रिस्क में डाउट हो तो आप पूछ लेना। तो चलिए अब आज की वीडियो का जो आखिरी टॉपिक है वो देखते हैं। उस टॉपिक का क्या नाम है, वो टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। इससे पहले हम दो टॉपिक्स देख के आ चुके हैं, वो क्या क्या थे। ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, जो हमें पहले दो तरीके होते हैं, इकोनॉमिक और सोशल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रिस्क ऑफ बिजनेस, कि एक बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या क्या रिस्क आ सकते हैं उसमें। तो अभी आखिरी टॉपिक है, और ये वीडियो का है ना, इस चैप्टर का भी आखिरी टॉपिक है। इस चैप्टर में इस टॉपिक के बाद खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। मैंने कोशिश करी है कि सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए एक बिजनेस को शुरू करने से पहले। तो चलिए मान लीजिए आपका इंटरेस्ट मोबाइल फोन की तरफ है। आपने कहा मैं तो मन करूँ मोबाइल फोन का बिजनेस खोल लूँ, उसका शोरूम खोल लूँ। आपके दोस्त ने कहा मेरे को कार्स की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कार्स की तरफ बिजनेस खोलूँ, कार्स का शोरूम खोल लूँ। तो अब आप दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग था, आप दोनों अलग अलग बिजनेस शुरू करेंगे। तो ये भी एक फैक्टर है, हमें वो बिजनेस खोलना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, जिसमें हमें पता है कि हम उस बिजनेस को चला लेंगे, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है, तो हम उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि हमें प्रॉफिट ही हो। तो इसी से हमारा पहला फैक्टर आता है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, यानी कि हमें वो बिजनेस सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें हमें पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि हम उस बिजनेस को चला लेंगे आगे बिना किसी नुकसान के। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो वो बियरेबल है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि अगला फैक्टर क्या कहते हैं, साइज ऑफ दी फर्म। अब साइज ऑफ दी फर्म क्या होता है, डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं। आप चाहो तो स्मॉल बिजनेस भी खोल सकते हो, चाहो तो मीडियम भी खोल सकते हो, चाहो तो लार्ज स्केल बिजनेस भी खोल सकते हो। डिपेंड करते हैं कि आपका कितना पैसा है, आप कितना उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। स्मॉल बिजनेस के हमने आसपास देख लीजिए, घर के आसपास छोटी मोटी दुकानें होती हैं, रिटेल शॉप्स हैं, या छोटा सा क्लोथ्स का बिजनेस शुरू कर लिया, ऐसे कुछ भी छोटे मोटे बिजनेस शुरू कर लेते, वो स्मॉल बिजनेस हो गए। हमने पूरी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप कर दी, पूरा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर प्लांट लगा दिया, तो वो एक हमारे लार्ज स्केल बिजनेस हो गए। तो ये था कि साइज ऑफ फर्म, कि हमें बिजनेस कितने साइज का रखना है, किस लेवल का बिजनेस खोलना है। अब देखते हैं कि अगला फैक्टर क्या है। अगला है कि चॉइस ऑफ ओनरशिप। अब ये क्या बात करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कार्स पसंद, आपको मोबाइल पसंद है, आपने मोबाइल का बिजनेस खोला, आपके दोस्त को कार्स पसंद है, दोस्त ने कार्स का बिजनेस खोला। तो ये क्या हुआ, आपने अलग अलग खोला, तो ये किस तरह का बिजनेस हो गया, ये हो गया सोलो प्रोप्राइटरशिप। दोनों ने अलग अलग मिलकर खोला, दोनों का साथ में बिजनेस नहीं था। अब अगर आप दोनों साथ में मिलकर एक बिजनेस खोलते तो वो क्या कहलाता, वो आपको देता पार्टनरशिप। दोनों ने मिलके एक ही जिसका बिजनेस खोलने का शुरू सोचा, कर लेते हैं, चलो ठीक है, वो पार्टनरशिप हो गई। अब आप और क्या कर सकते थे, आप साथ में एक कंपनी खोल सकते थे, 2-4 लोग मिलके, तो वो हो जाती जॉइंट स्टॉक कंपनी। टेंशन मत लीजिए, सेकंड चैप्टर हमारा इसी टॉपिक के ऊपर है, हम इन सब के बारे में और अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे बहुत जल्दी। तो ये बेसिकली था कि आपको कैसा
बिजनेस खोलना है, साथ में खोलना है, अकेले खोलना है या क्या करना है। चलिए अब देखते हैं कि अगला फैक्टर क्या है, लोकेशन। अब लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है, क्योंकि ये डिटरमाइन करेगा कि आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। मान लो आपको विंटर्स के क्लोथ्स का शोरूम खोलना है या उसकी मैन्युफैक्चरिंग का खोलना है, तो आप कहाँ पे खोलने जाएंगे विंटर्स के क्लोथ्स के लिए? चंडीगढ़ लुधियाना साइड खोलेंगे या दिल्ली मुंबई साइड खोलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप चाहेंगे कि जहाँ पे मुझे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल मिल जाएगा मैं वहीं पे खोलूंगा। हम सबको पता है कि विंटर्स के लिए रॉ मटेरियल कहाँ सबसे अच्छा मिलता है, चंडीगढ़ लुधियाना साइड, तो आप वहीं खोलेंगे, दिल्ली या मुंबई तो नहीं खोलेंगे ना। तो आपको लोकेशन ध्यान में रखनी है कि जिस तरीके का आपका बिजनेस है आपको उस जगह से रॉ मटेरियल्स इनपुट्स जो भी रिक्वायरमेंट है आसानी से मिल जाए, आप वहीं पे अपना प्लांट का लोकेशन करें, अपने बिजनेस वहीं पे खोलें। चलिए ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, वो क्या कहते हैं, फाइनेंस। अब मैंने आपको एक बात बताई कि कोई भी बिजनेस बिना पैसों के तो हो नहीं सकता, आपको पैसा चाहिए ही चाहिए बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो या तो पैसा आपके पास खुद हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, या आप क्या कर सकते हैं, आप बैंक से कैसे लोन ले सकते हैं अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। अब आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि जो बिजनेस आप खोल रहे हैं उसमें से आपको बैंक में कितने इंटरेस्ट पे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको लोन लेने के लिए। आप ये कोशिश करेंगे कि जो भी आपका बिजनेस हो कम से कम इंटरेस्ट देना पड़े, कम से कम लोन लेना पड़े, और किसी ऐसे बैंक से जो आपको पता हो कि यहाँ से मुझे नुकसान नहीं होगा। चलिए ये तो बात होगी कि पैसा कहाँ से अरेंज हो सकता है और कैसे, हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट कब हो, हमारे बिजनेस के आसपास ही हो, हमारे बिजनेस को सपोर्ट भी करे, कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें भी हमारे साथ मैनेज कर ले इन द फाइनेंस। अब देखते हैं कि प्लांट लेआउट। अब प्लांट लेआउट का जो पॉइंट है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, किस किस पे? प्लांट लेआउट हमारा डिपेंड करेगा हमारा फर्म का साइज क्या है, छोटी है बड़ी है क्या है, और हमने किस तरीके का बिजनेस खोला है। तो प्लांट लेआउट पूरे का पूरा इन दोनों पर डिपेंडेंट रहेगा। कैसे? मान लीजिए आपने एक स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू करा है बहुत छोटे लेवल पे, तो आपकी जो प्लांट्स की मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी वो भी उस तरीके से होगी। हो सकता है उसमें आपको रिक्वायरमेंट ना भी हो जो आपने बिजनेस खोला है, या आपने लार्ज स्केल खोला है तो आपको हैवी मशीन चाहिए हो, हैवी इक्विपमेंट चाहिए हो जिसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, बढ़ाने के लिए। आपने सोचा कि चलो कार्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस खोल लेते हैं, तो आपने शुरू भी करा, पैसा सस्ता अरेंज हो गया, तो मशीन जो आएंगी वो हैवी इक्विपमेंट्स होंगे काफी ज्यादा। तो पूरे का पूरा डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस का साइज क्या है और आपने किस तरीके का बिजनेस खोला है। आपने कार्स का खोला है, वाइब मैन्युफैक्चरिंग खोली है, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग खोली है, बहुत तरीके के छोटे से 2-3 एग्जाम्पल से। चलिए अब जो आखिरी फैक्टर है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो आती है हमारी टैक्स के बारे में। अब आपको याद होगा, मैंने आपको अभी पढ़ाया था इसी वीडियो में कि हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के थ्रू भी होते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोसाइटी से रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट चाहिए कि आप बदले में टैक्सेस दें ताकि वो जो पैसा टैक्स के थ्रू आएगा वो उससे गवर्नमेंट कुछ स्पेंडिंग लगाए कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, पीपल के लिए, सोसाइटी में जो रह रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि जो आपका बिजनेस है आप ये चाहेंगे कि आपको कम से कम टैक्स देना पड़े या मिनिमम टैक्स आप पे करें, उससे ज्यादा टैक्स ना पे करना पड़े। वो डिपेंड करेगा कि आपकी लोकेशन, बिजनेस क्या है क्या नहीं। तो आप ये सब चीजों भी ध्यान रखेंगे कि आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। उस टैक्स को पे करने के बाद आपको अपना रिक्वायर्ड प्रॉफिट बच रहा है या नहीं बच रहा, कितना बच रहा है, आप बिजनेस चेंज करना चाहते हैं क्या है क्या नहीं। तो ये बात थी हमारी फैक्टर्स की जो हमें ध्यान में रखने चाहिए एक बिजनेस को खोलने से पहले। और ये हमारा आखिरी टॉपिक था। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी आपको कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू।